आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। आज़ादी के बाद से ही भारत में दंगों का इतिहास रहा है। इस इतिहास को कतई तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें हजारों इंसानों का खून बहा। लेकिन बार बार ये बात भी उठ खड़ी होती रही कि मुल्क के सभी हिस्सों में सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही और कांग्रेस ने हमेशा ही मजबूत और सेकुलर सरकार देने का दावा किया है। इसके बावजूद भी न सिर्फ ये दंगे होते रहे, बल्कि अक़लियती तबके को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये तमाम सवाल सलमान खुर्शीद के उस बयान के बाद खड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि कांग्रेस का दामन मुसलमानों के खून से रंगा है। आज हमारी आवाज में बात इसी पर होगी और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज़ादी के बाद से ही दंगों के दौर की शुरुआत हुई और वो आज भी जारी है। हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद के साथ होने वाले एएमयू तलबा के सवाल जवाब कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। इस बात का अंदाज़ा सलमान खुर्शीद को बोलते वक्त भले ही ना रहा हो, लेकिन जुबान से निकली बात का असर मुल्क की सियासत पर ना सिर्फ पड़ा, बल्कि इस बात को जोर देकर फिर से कहा गया कि 60 बरस तक मुल्क में हुकूमत करने वाली कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से भी रंगे हैं। एएमयू के तलबा ने सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा कि एएमयू एक्ट में पहला संशोधन साल 1948 में हुआ, उसके बाद 1950 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद मुस्लिम दलितों से एसटी एससी छीन लिया गया। कांग्रेस के ही दौराए हुकूमत में हाशिमपुरा, मलियाना, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में मुसलमानों के साथ नरसंहार हुआ। देश में बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम सियासत हुई। मस्जिद का दरवाज़ा खोलना, मूर्तियों को रखना और फिर बाबरी मस्जिद की शहादत, ये सब उस दौरान हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी। छात्र ने पूछा कि कांग्रेस के दामन पर जो मुसलमानों के खून के धब्बे लगे हैं, इन धब्बों को आप किस तरह धोएंगे? हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। सलमान खुर्शीद ने भले ही बगैर किसी लाग लपेट के इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन यह बयान बीजेपी और दूसरे मुखालिफों के मुफीद था। इसलिए बीजेपी और दूसरे मुखालिफों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और निशाना साधना शुरू कर दिया। ये जो सारे हुए हैं कांग्रेस की सरकारों में, उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। खुर्शीद ने एक कदम उठाया है, इसको रचनात्मक मानकर कांग्रेस पार्टी एक सामूहिक क्षमा याचना है, यानी क्षमा मांगनी चाहिए हमारी समुदाय से। हमने स्वीकार किया है कि हमारे जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं कर पाए। भागलपुर का दंगा हुआ, मालियाना का दंगा हुआ, कई दंगे हुए हैं, वो हमारा फेल्योर था। कांग्रेस ने ज़्यादा किया है और यही वजह है कि कांग्रेस से जो भी निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। कांग्रेस न चाहती तो मुल्क ही नहीं बढ़ता, बंटवारे की जिम्मेदारी ही कांग्रेस है। कांग्रेस न चाहती तो 47 में मुसलमानों का कत्लेआम न होता। कांग्रेस न चाहती तो 22/23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में मूर्तियां न रखी जाती। कांग्रेस चाहती तो मूर्तियां निकल सकती थी, उसे निकालने के बजाय बाबरी मस्जिद को कुर्ब कर दिया। फिर बाबरी मस्जिद का ताला खुला, फिर शिलान्यास हुआ, फिर बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, कानून शरीयत बदला गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छीनी गई मुसलमानों से, जामे मिलिया छीनने की तैयारी है। बचा क्या है? गुजरात हुआ, आसाम हुआ, किस तरह के बड़े फसादात अहमदाबाद में हुए, जो कारखानेदार मुसलमान
सुबह एक गाड़ी में और शाम को दूसरी में निकलते थे, उनके हाथ में प्याला था, वो बच्चों के लिए भीख मांगते फिर रहे थे। मेरठ, मलियाना, अलीगढ़, खुदरामपुर, क्या कोई नंगा नाच नहीं हुआ। एक के बाद एक 5000 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगों का इतिहास है और उसमें बेगुनाह लोग मारे गए। न केवल हिंदू मुस्लिम दंगे, बल्कि अगर आप देखें तो इसी उन्हीं के रिजीम में सन 84 भी हुआ है। तो कई ऐसे दाग हैं, कितने दाग मिटाएंगे। हालांकि मामले को बढ़ता देख सलमान खुर्शीद ने फौरन सफाई भी दी, लेकिन बात तब तक बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन क्या हिंदुस्तान के लोग इस बात को नकार सकते हैं कि 1950 के बाद से ही जो दंगे अलग अलग इलाकों में होते रहे और हजारों लोगों की जान जाती रही, उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और थी तो फिर दंगों की आग में क्यों मुल्क झुलसता रहा और क्यों सियासी तौर पर इन मामलों को आगे बढ़ाया गया जिससे वोट हासिल किए जा सके। ये बात सच है कि जब जब भी इंसानियत पर धर्म हावी हुआ, तब तब हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं। दंगे भारत के लिए कोई नई बात नहीं। 125 करोड़ लोगों के इस देश में 1984 से लेकर 2012 तक सिर्फ एक साल ऐसा गुजरा जिसमें 500 से कम दंगे हुए हैं, और दंगों में 100 से कम लोगों की मौत हुई। वो फिर पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो या फिर जनता दल के वीपी सिंह का, खून हर साल बहा। 2012 में एक आरटीआई के जरिए गृह मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि 1984 से लेकर 2012 तक देश में दंगों की कुल 26,817 वारदातें हुई, जिनमें कुल 12,902 लोगों ने जान गंवाई। ये सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविक आंकड़ों में मरने वालों की संख्या लाखों या फिर कई लाखों में हो सकती है। 1984 से अब तक भारत में 3 दलों की सरकारें रही। इस वक्त में ज्यादातर वक्त कांग्रेस सरकार केंद्र में सत्ता पर काबिज रही। 1984 से 1989 राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान देश में दंगों की 4,187 वारदातें हुई, जिनमें 2,854 लोग मारे गए। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रहते दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े पक्के हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं कि कांग्रेस को कब डैमेज करना है उनको पता है। अब उनको पता है कि 3-4 स्टेट में चुनाव आ रहा है, तो कांग्रेस को जलील कैसे किया जाए। जैसे गुजरात को चुनाव आया तो मणिशंकर अय्यर निकला है, प्रधानमंत्री को नीच कह दिया। अब वो नीच उन्होंने कहा दूसरे माना था, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ना, लफ्ज़ों का बादशाह है, कैसे कर लिया उसको। वही सलमान खुर्शीद को आज पता चला कि कांग्रेस के दामन पे मुसलमानों के खून के धब्बे हैं, जब पूरी ज़िंदगी ऐश करते रहे कांग्रेस के नाम पे। आज उनको पता चला, शर्म नहीं आ रही है उनको। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है 1947 के बाद से, वो तो आज जग जाहिर है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम के माइनॉरिटी कैरेक्टर को काटा और उसके अलावा भी कई ज़ख्म दिए। 341 में जो बंदिश लगाई वो कांग्रेस ने लगाया। बाबरी मस्जिद के साथ जो हादसा हुआ कांग्रेस के रेजिम में हुआ। इस पे जितने दंगे फसाद हुए हैं, इस 5-6 सालों का जो रेजिम दूसरों का रहा उसको छोड़ के बाकी तो कांग्रेस के रेजिम में ही सब कुछ हुआ है। तो मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस ने इस मुल्क में मुसलमानों को सिर्फ ज़ख्म देने का ही काम किया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में दिया हो या फिर शाहबानू केस के शक्ल में दिया, पर्सनल लॉ के शक्ल में दिया, या दफ़ा 341 की शक्ल में दिया है। जितने ज़ख्म दिए हैं, या 370 की शक्ल में दिया, जितने ज़ख्म दिए हुए हैं सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज़ख्म जो उसने दिया है वो संविधान की धारा 341 में मजहबी क़ैद लगा कर दिया, जो इस मुल्क की एक बड़ी आबादी मुसलमानों की दलितों से पीछे चली गई। और ये क़ैद लगाने के बाद, ये ज़ख्म देने के बाद, उसका असर भी उन्होंने सच्चर कमेटी रिपोर्ट में दिखा दिया कि हमने क्या किया है मुसलमानों के लिए। सवाल का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद सच बोल गए। भले ही बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस सब के बीच ये बात भी सच है कि देश की सत्ता पर सबसे ज़्यादा वक्त तक काबिज रहने वाली कांग्रेस अपने दामन से दंगों के दाग को आसानी से नहीं मिटा सकती। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि 80 और 90 के दशक में कैसे आम इंसानों का खून बहता रहा और हुकूमत तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल। 80 और 90 के दौर का इतिहास दंगों के लिहाज से बड़ा खूनी रहा।
अलग अलग इलाकों में मजहब के नाम पर दंगे हुए। कांग्रेस तब भी सत्ता में थी, लेकिन वो दंगों को रोकने में नाकाम रही। 1990 में भारतीय राजनीति ने अलग दौर देखा। केंद्र में जनता दल की सरकार आई और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1990 में देश में दंगों की कुल 2593 वारदातें हुई और 1835 लोग मारे गए। 1992 को छोड़ दें तो 1984 के बाद देश में हुए दंगों में साल 1990 में ही सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1991 में करीब 6 महीने के लिए समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री रहे और इसके बाद केंद्र की सत्ता की कमान एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों में आ गई और पीवी नरसिम्हा राव जून 1991 से मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1991 में देश में दंगों की 1727 वारदातें हुई और 877 लोगों की जान गई। इसके बाद 1992 दंगों के मामलों में सबसे ज्यादा खूनी साल रहा। इस साल देश भर में दंगों की 3536 वारदातें हुई, जिनमें 1972 लोगों ने जान गंवाई। 1991 से लेकर 1996 तक दंगों की कुल 8758 वारदातें हुई और 4774 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1996 में एक बार फिर कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। इस साल देश में कुल 728 दंगे हुए, जिनमें 209 लोगों की मौत हुई। 1996 में एक बार फिर जनता दल की सरकार आई जो मार्च 1998 तक रही। 1997 और 1998 में देश में कुल 1480 दंगे हुए, जिनमें 475 लोगों की मौत हुई। मार्च 1998 में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम बने और मई 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। साल 1998 से 2003 के बीच देश में दंगों की कुल 4441 वारदातें हुई, जिनमें कुल 2182 लोग मारे गए। इनमें साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में ही 1130 लोग मारे गए। अगर 2002 के गुजरात दंगों को अटल बिहारी वाजपेयी के शासन से हटा दिया जाए तो किसी भी साल दंगों में मरने वालों की संख्या 250 के ऊपर नहीं पहुंची। साल 2004 में देश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आई। साल 2004 में शुरू हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक का देश का सबसे शांतिप्रिय कार्यकाल रहा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए तो उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को बिल्कुल टॉप पर रखा और उन्होंने सच्चर कमेटी का भी वो किया और उसके बाद बाकायदा उसमें बहुत सिफारिशात भी अच्छी करी, काम भी कुछ सही किए। कुछ काम जो है पॉलिटिकल रुकावटों की वजह से, दूसरी रुकावट वजह से नहीं भी हुए। तो ये एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ लोग कम्युनल भी हो सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फसादात कराने के अंदर या तो हल्का रोल प्ले करते हैं या एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन एज सच कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनसे मुल्क को किसी तरह का ख़तरा नहीं है, जबकि और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस ताने बाने को ही पूरे तोड़ने की कोशिश में है। हम समझते हैं कि वो ज़्यादा ख़तरे की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 10 साल हुकूमत का ताल्लुक़ है तो वो हर लिहाज से आज की हुकूमत से बेहतर थी, इसलिए कि अगर उस वक़्त भी बलात्कार भी होते थे, उस वक़्त भी हिंदू मुस्लिम फसाद भी होते थे, उस वक़्त भी कोई मुल्क में कोई बिल्कुल ही अमन अमान नहीं था, लेकिन ये था कि लोगों में विश्वास था, लोगों में एक यानी ये था कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर कार्रवाई करेगी। अगर सरकारी आंकड़ों को ही देश में दंगों का आखिरी सच माना जाए तो अभी तक पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल सबसे ज्यादा खूनी रहा। राव के कार्यकाल के दौरान देश में कुल 8000 के करीब दंगों की वारदातें हुई, जिनमें 4565 लोग मारे गए। यानी उनके कार्यकाल के दौरान हर साल औसतन 913 लोग दंगों में मारे गए। वहीं राजीव गांधी का कार्यकाल के दौरान देश में औसतन हर साल 475 लोग दंगों में मारे गए। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान हर साल देश में औसतन 363 लोगों की मौत दंगों की वजह से हुई। 1984 के बाद से 2014 तक 30 साल में से देश पर 20 साल तक कांग्रेस का राज रहा। इस दौरान 2012 तक कुल 8619 लोगों ने दंगों में अपनी जान गंवाई, यानी औसतन हर साल 478 लोग दंगों में मारे गए। वहीं 10 साल गैर कांग्रेसी शासन रहा, जिस दौरान 4283 लोग दंगों में मारे गए, यानी हर साल औसतन
428 लोगों की दंगों में मौत हुई। दंगों का दौर कभी खत्म नहीं हुआ और हजारों लोग इसमें अपनी जान गंवाते चले गए। मौजूदा दौर भी इससे अछूता नहीं रहा। सरकार बदली और अब बीजेपी है, जिस पर कई तरह के इल्जाम विपक्ष लगाता रहा। साल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 822 दंगे हुए। इनमें सबसे ज्यादा 195 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। दंगों को भड़काने के पीछे की वजह धार्मिक, जमीन जायदाद और सोशल मीडिया को बताया गया। दंगों में 111 लोगों की मौत भी 2017 में हुई। मैं समझता हूँ इन नेताओं ने पूरे हिंदुस्तान में एक फ़िरका परस्ती की जो लहर पिछले 70 सालों में जब जिस वक्त भी ये रहे, इन्होंने बढ़ाते रहे और अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों को, हिंदुओं को, सरदारों को, क्रिश्चियंस को अपने वक्त के हिसाब से यूज़ करते रहे। कभी दिल्ली राइट्स को लेके, कभी बाबरी मस्जिद को लेके, कभी माइनॉरिटीज़ का स्लोगन उठा के, कभी माइनॉरिटीज़ को स्टेटस देने के लिए, कभी दलित के साथ जुड़ जाना और जब सत्ता में आना तो उनके खिलाफ बातें करनी। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान को किस डगर पे लेके जा रहे हैं, इसको देखना चाहिए हम सब भारतवासियों को। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं और फसादात का सिलसिला रहा है, कांग्रेस के दौर में भी रहा है। जो मुसलमानों के नाम पर वोट लेती है समाजवादी पार्टी, उसके दौर के अंदर भी बहुत ख़तरनाक फसादात हुए। और बीजेपी तो खैर उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जो मर्जी चाहे करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदू और मुसलमान का तो मामला नहीं है। बात यहाँ यह है, जो मैंने उस दिन भी बात कही थी इससे पहले, कि जो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अहम जिम्मेदार आदमी कह रहा है कि हाँ भाई हुआ हमारे दौर के अंदर, उससे इनकार तो किया नहीं जा सकता। अब चाहे कांग्रेस ऑफिशियली उसको इनकार कर दे, लेकिन मलियाना, ये सारी जो भागलपुर, ये सारे इतने बड़े फसादात हुए, अहमदाबाद, तो कांग्रेस से तो नहीं कह सकते हमारे दौर में नहीं हुआ, तो जिम्मेदार तो रहे। सियासी तौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए दंगों के दाग हमेशा अच्छे रहे हैं। दंगे होते हैं और हुकूमत सिर्फ सख्त कदम उठाने की बात करती है, लेकिन ज़मीन पर इसका असर बहुत बड़ा नज़र नहीं आता। कांग्रेस भी इससे जुदा नहीं रही। हालात बदलने की बात कही गई, लेकिन बदले नहीं गए। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में हुए दंगों से ही मुसलमान मुतासिर रहे हैं, या फिर कुछ और भी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से मुसलमानों को भारी कीमत चुकानी पड़ी हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। सिर्फ दंगे ही नहीं, बल्कि आतंक के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जेल में धकेलने का सिलसिला भी कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था और उसके बाद इसने इतनी रफ्तार पकड़ी कि सैकड़ों नौजवान जेल चले गए। हालांकि बड़ी तादाद में लोग बरी भी हुए, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी अच्छी नहीं है। मुश्किल इस बात की रही कि दंगों की आग में लोग मरते रहे, लोगों के घर जलते रहे, लेकिन शायद नेताओं को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि कांग्रेस मुसलमानों का हिमायती होने का लगातार दावा करती रही और आज भी करती है, लेकिन आंकड़ों की कहानी कुछ और ही बयां करती है। इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस पर मुसलमानों का भरोसा इस सब के बाद भी कायम रहा। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस भी उसी नजरिए से मुसलमानों को देखती रही? क्योंकि मामला सिर्फ दंगों तक नहीं सिमटा। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हुए जिनको लेकर कांग्रेस और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर सवाल उठे। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ और देश भर के मुसलमानों ने इसकी जांच की मांग की, लेकिन जांच नहीं हुई। दहशतगर्दी के नाम पर सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान कांग्रेस सरकार में उठाए गए, जो कई बरस तक जेल में रहने के बाद बरी हुए। बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को कांग्रेस वोट के लिए डराती रही, लेकिन कभी सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसको असल में उठाने की जरूरत थी। आज भी मुसलमान के हालात बेहद खराब है और इसके लिए अगर 60 बरस तक देश में राज करने वाली कांग्रेस जिम्मेदार नहीं, तो फिर और कौन है? कांग्रेस ने मुसलमानों को खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। उनके विकास, उनके ग्रॉस रूट डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ इमामों को प्रोजेक्ट किया, कुछ मुल्लाओं को प्रोजेक्ट किया और उनसे कांग्रेस के लिए वोट मंगवाए, लेकिन फिर नतीजे जो मुसलमान अवाम को एजुकेशन में, हेल्थ में मिलने थे वो नहीं मिलते। और काफ़ी लोगों को नकली आतंकवादी केसों में कांग्रेस के दौर में भी फंसाया गया।
जब सिमी पे बैन लगी, एक कहर ढाया गया मुस्लिम्स पे और नकली केस बना दिए गए। तो 60 साल में कांग्रेस का रिकॉर्ड भी मुसलमानों के खिलाफ रहा है और ये कुछ ठीक रहा है कभी, लेकिन ज़्यादा इसमें उज्ज्वला की रोशनी नज़र नहीं आती है। किसी पार्टी ने मुसलमानों का भला करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो कांग्रेस हो। हमारे लिए वही हाल है, जो काम दिन के उजाले में बीजेपी करती है वही काम कांग्रेस रात के अंधेरे में करती है। मुस्लिम दानिश्वर इस बात को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि राजनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों करती है और मौजूदा सियासत में मुसलमान कहीं है ही नहीं, क्योंकि आज सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की बात होती है। लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस सीधे तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करके राजनीति नहीं करती। बीजेपी हुकूमत में दहशत का माहौल इस देश में बन रहा है। बीजेपी हुकूमत के अंदर दंगे तो जो होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ मुसलमानों में और जो अक़लियत हैं उनके अंदर एक दहशत है कि हम कब मार दिए जाएं, हमें कब सड़क के ऊपर के कुचल के मार दिया जाए। और ये सब इसी सरकार में हो रहा है। पिछले 4 सालों में हमने जो देखा, चाहे हम अखलाक की बात करें, चाहे हम जुनैद की बात करें, चाहे हम दादरी के कांड की बात करें, सारे ये कांड उन्हीं लोगों ने करे हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से है। ये तो सवाल पूछिएगा अगर आप आज 5वीं क्लास के बच्चे से, तो वो भी बता देगा कि हाँ बीजेपी की हुकूमत में जो है दंगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक ख़ास कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कभी इस देश में अफराजुल हो जाता है, कभी इस देश में पहलू खान की न्यूज़ चल जाती है, कभी जुनैद की न्यूज़ आ जाती है। तो आप देखें कि कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा है लोगों को। मतलब किस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। दंगे किसी भी सभ्य समाज में वो धब्बा होते हैं जिसके दर्द को बरसों बरस महसूस किया जाता है। आज़ादी के बाद से अब तक हजारों दंगे हुए और इस बात को सब जानते हैं कि इनमें अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यकीनन जो सरकार मुसलमानों की हितैषी बनने का दावा करती रही, उन्हें ये देखना चाहिए और इस बात को सलमान खुर्शीद जानते भी हैं, इसलिए वो चाहकर भी एएमयू में छात्र के सवाल को नहीं टाल पाए। भले ही बाद में कांग्रेस ने इससे किनारा किया हो और सलमान खुर्शीद ने इससे पलटी मारने की कोशिश की हो। अक्सर आंकड़ों में वो लाखों घर शामिल नहीं होते जो दंगों की आग में जल जाते हैं, ना ही उन घरों में बसने वाले ख्वाब होते हैं और ना ही मरने वालों के परिजनों का दुख। दंगों में हुई मौतों का यह आंकड़ा दंगों की भयावह तस्वीर की झलक भर दिखाते हैं। पूरा सच ये है कि देश किसी भी राजनीतिक पार्टी के हाथ में सुरक्षित नहीं रहा। बाबरी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में दंगे हुए तो पीवी नरसिम्हा राव पूजा में लीन हो गए। गुजरात में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी खामोश रहे और जब असम और मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ तब मनमोहन सिंह मजबूर दिखे। सवाल यही कि जो लोग इन दंगों में मारे गए उनका दोष क्या था, उनका गुनाह क्या था और केंद्र सरकार के दखल न देने की मजबूरी इनमें क्या कहती है। कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इंसानों का खून धर्म के नाम पर बहाया जाए, लेकिन आज़ादी के बाद से ये अब तक होता आया है। एक बात सबको समझनी होगी कि दंगों का बहुत बड़ा नुकसान हुकूमतें नहीं उठाती, बल्कि इसका खामियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ता है। हालात बदले नहीं या फिर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की गई, ये सवाल लगातार उठता रहा है। यकीनन दंगों के दाग कांग्रेस के दामन पर भी बड़े गहरे हैं और वो इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। लेकिन सलमान खुर्शीद की तरह क्या कांग्रेस ये कबूल कर सकती है कि लोगों के खून के बहने का उसे भी अफसोस है? इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। यानी राजनीतिक तौर पर दंगों के ये दाग कांग्रेस के लिए अच्छे हैं। फिलहाल आज की हमारी आवाज़ को हम ये ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।